गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस इंग्लिश पेपर जो कि 2023 में आया था उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 1/4 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर क्वेश्चन पेपर में से कोई भी क्वेश्चन गलत होता है। तो बहरहाल आज हम इसमें सॉल्व करते हैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो कि उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ था 2023 में। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज करेक्ट वर्ड फॉर फॉलोइंग, यानी कि आपने इनमें करेक्ट वर्ड आपने चूज करना है। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ साउंड एंड वेव्स। स्टडी ऑफ साउंड एंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगों को अध्ययन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। तो इसमें अल्केमी भी है, जेनेटिक्स भी है, अकॉस्टिक्स भी है, फिलोलॉजी भी है। तो बेसिकली अल्केमी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मेडिवल केमिस्ट्री जेनेटिक्स बॉटनी से रिलेटेड है, फिलोलॉजी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो करेक्ट वर्ड है सी, acoustics. Second, what is the synonym of the word cantankerous? कैंटाकेरस का मतलब समझना ज़रूरी है। कैंटाकेरस का मतलब होता है यानी कि बैड टेम्पर्ड व्यक्ति या फिर जो आर्गुमेंटेटिव होता है, झगड़ालू किस्म का। तो इसमें क्वेरलसम करेक्ट वर्ड, क्वेरलसम करेक्ट है। ओके, काम एंड क्वाइट नहीं है, फेथफुल नहीं है, इरिटेटिंग नहीं है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। ये है प्रोफ्यूज। इसमें भी हमने करेक्ट सिनोनिम चुनना है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल। ठीक है, तो इसमें प्रीफेस नहीं है और सफिशेंट नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। अबुंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल यानी कि पर्याप्त। तो अबुंडेंट करेक्ट है। व्हाट द एंटोनिम ऑफ वैलियंट? वैलियंट का एंटोनिम, क्या एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत वर्ड या अपोजिट वर्ड, राइट। तो वैलियंट, सबसे पहले वैलियंट का मतलब समझना जरूरी। वैलियंट का मतलब होता है ब्रेव। ओके, वैलियंट का मतलब होता है ब्रेव। तो अब यह ब्रेव का अपोजिट क्या होगा? करेजियस तो नहीं होगा, करेजियस सेम है, मैसी भी नहीं होगा। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है कायर, तो टिमिड इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद है चूज द करेक्ट होमोनिम फॉर द फॉलोइंग वन, यानी कि होमोफोन या होमोनिम, यानी कि होमोनिम या होमोफोन उसको बोलते हैं जिसमें सेम साउंड आता है। वे वर्ड्स जिसके साउंड सेम होते हैं, मीनिंग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है फेयर। तो फेयर के लिए क्या आएगा? ये तो एक फियर है, ठीक है। और फियरसम, फेरियोशस, ये नहीं आएगा। फेयर, ये इसका साउंड, फेयर का साउंड इससे मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फेयर। ओके, सिक्स्थ वन इज विच द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम सेम वर्ड, पर्यायवाची शब्द से हिंदी में बोलते हैं। वॉयज के लिए क्या आएगा? वॉयज मीन्स होता है लॉन्ग जर्नी। ओके, बेसिकली जर्नी से मतलब है इसका। तो रन नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, एंड वॉक भी नहीं है। करेक्ट इज सी, दैट इज जर्नी। तो जर्नी वर्ड आपका करेक्ट है। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट है ग्रामर, प्रिपोजिशन वाला है। यूज द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में आपने करेक्ट प्रिपोजिशन यूज करना है। यहाँ पे आई एम इंडेटेड टू यू। ओके, आई एम इंडेटेड टू यू। तो इंडेटेड, ओके, इससे पहले एक क्वेश्चन और है 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रिपोजिशन। इसमें सूटेबल प्रिपोजिशन हमने यूज करना है। ओके, ही हैज़ ईटन नथिंग, फिर डैश है, फिर यस्टरडे है। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और सिंस यहाँ पे यस्टरडे यूज हुआ है, दैट इज डेफिनिट वर्ड। पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे। ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, विद भी नहीं आता है, देन भी नहीं आता है, सिंस आता है। बेसिकली टू प्रिपोजिशन होता है, फॉर एंड सिंस।
फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम जो कि अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस आएगा जो कि करेक्ट है। ओके, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। ओके, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। ओके, नेक्स्ट वन, यूज द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में करेक्ट प्रिपोजिशन यूज करना है। ओके, आई एम इंडेटेड टू यू डैश योर हेल्प। ओके, इंडेटेड के और टू भी आता है जब कोई एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है, इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट होता है। इनडेफिनेट ऑब्जेक्ट से पहले टू आएगा और डेफिनेट ऑब्जेक्ट दैट इज हेल्प उससे पहले फॉर आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर आएगा, तो फॉर इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अब उसके बाद हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन यूज करना है 9th वाला। तो यहां पे है, इंडिया इज अ नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग नेचुरल ब्यूटी। ओके, सो टीमिंग मीन्स भरा हुआ। ओके, तो इंडिया इज अ नोबल गॉर्जियस लैंड टीमिंग। अब टीमिंग के साथ प्रिपोजिशन क्या यूज किया? टीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ। ओके, देन व्हाट प्रिपोजिशन यू विल यूज हियर? इन विल नॉट बी यूज्ड। ओके, एट यूज नहीं किया, फॉर। यहाँ का टीमिंग के साथ विद यूज होता है। ओके, टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ। ओके, नेक्स्ट प्रिपोजिशन वी हैव गॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉट, fill in the blank with appropriate preposition. Okay, appropriate preposition इसमें यूज करना है। He was so absorbed dash his business that he did not notice me. ओके, वो अपने बिजनेस में इतना खोया था कि उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। तो इनमें से आपको कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है ये देखना होगा। ओके, ऑन यूज नहीं होगा, एब्जॉर्ब के बाद ऑन यूज नहीं होता, इनटू यूज नहीं होता है, टू यूज नहीं होता है, इन यूज होता है यहाँ पे। ओके, ही वॉज सो ऑब्जर्व्ड इन बिजनेस दैट ही डिड नॉट नोटिस मी। ओके, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। इसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है, करेक्ट फॉर्म यूज करना अंडरलाइन पार्ट का। ओके, तो प्रिवेल टू की जगह करेक्ट फॉर्म कौन सा यूज होगा? हिज फ्रेंड प्रिवेल्ड टू, आई मीन इसमें अगेन इसमें भी आपका प्रिपोजिशन वाला पार्ट है। ठीक है, प्रिवेल्ड टू के बाद, प्रिवेल्ड के बाद हमेशा प्रिपोजिशन अपॉन आता है। ओके, सो हिज फ्रेंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू विदड्रॉ हिज रेजिग्नेशन। प्रिवेल्ड मीन्स प्रिवेल्ड होता है, प्रिवेल्ड यानी कि फुसलाना, बहलाना। ठीक है, prevailed upon him, that is correct. His friends prevailed upon him to withdraw his resignation. उसके फ्रेंड्स ने उसको अपने रेजिग्नेशन को विदड्रॉ करने के लिए प्रिवेल किया। ओके, तो ये 11th वाला बी आंसर, प्रिवेल्ड अपॉन हिम, दैट इज करेक्ट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाई करेक्ट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंस में करेक्ट प्रिपोजिशन, देखिए प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। द होल टाउन वॉज प्लंज्ड, ओके, सोरो आफ्टर द मैस्कर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, प्लंज्ड का मीन्स होता है डूब जाना, चले जाना। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? बेसिकली इन नहीं आएगा, टू नहीं आता, इनटू आता है। होल टाउन वॉज प्लंज्ड, डूब गया, इनटू सोरो। ओके, दुख में समा गया, आफ्टर द मैस्कर ऑफ द स्टूडेंट्स की हत्या के बाद पूरा टाउन शोक में चला गया, शोक में डूब गया, दैट इज इनटू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, What is the correct substitute for the following? अब इसमें करेक्ट सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट के मीन्स होता है अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो उस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट एक वर्ड यूज करना पड़ता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट, राइट।
तो इसमें है अ पर्सन हु फील्स प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करके चोट पहुंचा के खुशी महसूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओके, तो ए है मैसोसिस्ट, सी है, बी है पैसिमिस्ट, सी है ऑप्टिमिस्ट, डी है सैडिस्ट। ओके, तो ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं, पैसिमिस्ट जानते हैं। ऑप्टिमिस्ट जो कि आशावादी होता है, पैसिमिस्ट जो निराशावादी होता है। मैसोसिस्ट नहीं जानते हैं। मैसोसिस्ट का मतलब होता है अपने दर्द को इंजॉय करते, enjoys his own pain. If someone enjoys his pain, that is masochist. Okay, then यहाँ पे क्या बचा हमारे में? सैडिस्ट। सैडिस्ट इज करेक्ट आंसर, जो कि दूसरों को परेशान करके खुद खुश होता है या दूसरों को चोट पहुंचा के एक प्लेजर फील करता है, दैट इज सैडिस्ट। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। अब ये टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस को समझने के लिए मेरे चैनल को देखिए कि मैंने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियोस डाले हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है मैनी अ मैन डैश है नॉट नो हिज ओन गुड डीड। ओके, तो बेसिकली जहाँ पर मैनी होता है, मैनी का मतलब तो एक प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, बट ए जब लगता है तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। ओके, सिंगुलर फॉर्म में। अगर मैनी मैन होगा तो प्लूरल हो जाएगा, मैनी अ मैन होगा तो उस केस में सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। तो सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर डज यूज किया जाता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज यूज होता है, डू यूज नहीं हो जाता। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो बी, मैनी ए मैन डज नॉट नो हिज ओन डीड्स। ओके, ये आपका बी करेक्ट आंसर है। 15 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके, करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करना है। ओके, 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी किलोमीटर्स यूज होता है तो वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है। ओके, डिस्टेंस, किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, डिस्टेंस को सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ई जाएगा। ओके, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगेन ये टेंस से है, एंड फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है और हमने ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक स्पेसेस में भरना है। द अर्थ डैश राउंड द सन। अब द अर्थ ये सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगेन मेरे चैनल में टेंस का क्वेश्चन टेंस दिया गया है, उसको आप सॉल्व करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, मैंने समझाया उसमें। ए है मूव्ड, ये नहीं आएगा, मूव नहीं आएगा, हैव मूव्ड ये नहीं आएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, द अर्थ है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे मूव जाएगा। ओके, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगती है, तो यहाँ पे मूव के साथ एस लगा है, तो मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, 17 वाला है चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस विथ परफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करना है इसमें। ओके, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, जब भी वर्ब आएगा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करें, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ए है यू ही एंड आई एम स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, स्टूडेंट्स रॉन्ग है। यू ही एंड आई आर स्टूडेंट्स। ओके, यू ही एंड आई आर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नंबर में है तो आर यहाँ पर आया है। ओके, ये बी वाला करेक्ट है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, यू ही एंड आई होगा तो उस केस में इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, या वज नहीं आएगा, ठीक है, या विल नहीं आएगा, उस केस में आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट है। अब इसमें 18 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म
यूज करना है। ओके, तो इफ आई डैश यू आई वुड गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये इमेजरी कंडीशन में आता है, सब्जेक्टिव मूड उसको बोलते हैं, इमेजरी कंडीशन में आता है। इमेजरी कंडीशन में आई के साथ वॉज यूज नहीं किया जाता है, आर यूज नहीं होगा, हमेशा वर यूज होता है। जहाँ पर भी इमेजरी कंडीशन होती है, काल्पनिक शर्त वाली वाक्य होते हैं, इमेजरी कंडीशन वाले वाक्य होते हैं। इफ आई होगा तो उसके साथ वर होगा, ठीक है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस, और आई वुड डू दिस, इस तरह से, ठीक है। If I were you, I would go on to the next exercise. Okay, so that is question number 18. Okay, and correct answer is C. Next one we have got, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंसेस के करेक्ट फॉर्म को हमने चूज करना कि करेक्ट फॉर्म क्या आना चाहिए। ओके, ये है नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। ओके, तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा ये देखना होगा। माई सन इज इंटेलिजेंट देन अदर स्टूडेंट, नो, ये नहीं है। ऑल अदर स्टूडेंट्स आर डल कंपेयर टू माई सन, ठीक है, बट ये इस तरह से इसका ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। नो स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन माई सन, ओके, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि नो के साथ अदर यूज किया जाता है। नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। ओके, जब यहाँ पे इस तरह से कंपैरिजन किया जाएगा, ओके, तो उस केस में नो अदर स्टूडेंट आएगा। नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन, तो ये करेक्ट है, डी वाला। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन हालांकि कल कर सकते हैं। ओके, तो आज भी कर सकते हैं बट इसको कल कर लेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, तो उसको बाकी क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। बी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करते हैं। ओके, सो 20 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस जो दिए गया है उसको कंप्लीट करना, करेक्ट ऑप्शन को लेकर कंप्लीट करना है। द मिनिस्टर वॉज रिक्वेस्टेड टू राइट द टू द बुक। ओके, द मिनिस्टर वॉज रिक्वेस्टेड, मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया गया था टू राइट। अब क्या, फॉरवर्डेड, नो, ये नहीं आएगा। फॉरवर्ड, ये नहीं आएगा। ओके, फॉरवर्डेड, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक। बुक का इंट्रोडक्शन जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। आपने नॉर्मली देखा होगा बुक के स्टार्टिंग में फॉरवर्ड लिखा जाए, जिसे प्राक कथन हिंदी में बोलते हैं, वो है ये, राइट। तो वेल, आज के लिए काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस को हम फिर सॉल्व करेंगे, कल सॉल्व करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पर भी ग्रामर से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए आया था, और सेम यही पैटर्न उत्तराखंड के जो बाकी एग्जामिनेशन में है उनमें भी सेम यही पैटर्न है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए, मेरे चैनल को जाइए, आप उसको देख लीजिए। बाकी वीडियोस भी उसमें ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस हैं, और उसमें बेसिकली मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है ग्रामर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस, बाकी सेंटेंसेस, बाकी टेंसेस फिर और समझाऊंगा। वेल, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी लर्निंग।